नमस्कार साथियों, और मैं राहुल सिंह आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आ गया हूं आपके बीच में नेक्स्ट क्लास लेके साथियों। तो अभी तक की जितनी भी क्लासें हैं वो आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा तथा अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा साथियों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, जहां पर हमने पहले की क्लासों में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में। किसके बारे में? स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा था। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, जिसमें मैंने उच्चारण के आधार पर बताया था, फिर मैंने आपका ओष्ठ की आकृति के आधार पर बताया था, फिर मैंने आपको जिह्वा के आधार पर यानी जिह्वा की जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर बताया था, और मैंने बताया था मुखाकृति के आधार पर, और लास्ट हमने 5वां बताया था नासिका के आधार पर। यानी जब स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जो नासिका है, उस नासिका से स्वरों का जब उच्चारण होता है उस समय नासिका के जो स्वर तंत्र है हमारा, उसमें क्या होता है साथियों? उसमें हमारा क्या होता है? उसमें कंपन होता है, गुंज होती हैं, इसीलिए उसे नासिका के द्वारा भी कहा जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। देखना, व्यंजन देखो साथियों, व्यंजन बहुत सारे जनों का तो नाम सुनते ही व्यंजन सुना और उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो गया और वो चले गए जिमणे पर। कहाँ चले गए? जिमणे पर। कहते हैं ना, जिमणे के अंदर कहीं पर भी भोजन अगर होता है तो वहां पर हम क्या ढूंढते हैं? मिठाई वगैरह ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं अच्छा सा कि आज मस्त होके व्यंजन खाएंगे। वो व्यंजन होता है और ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। ये व्यंजन जो है हमारे, वो हिंदी के लिए पहले मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ स्वर होते हैं और बाकी के होते हैं व्यंजन। तो बात आती है व्यंजनों की। व्यंजन किसे कहते हैं? डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो व्यंजनों की जो एक डेफिनेशन होती है वो कहा जाता है व्यंजनों को वे ध्वनियां होती। क्या होती है? वे ध्वनियां होती है जिनका लेखन जो है वो तो स्वतंत्र अवस्था में किया जा सकता है। क्या किया जाता है? इनका लेखन। इन व्यंजनों का क्या होता है साथियों? लेखन जो होता है वो तो होता है स्वतंत्र अवस्था में। किस अवस्था में? लेखन वो तो होता है स्वतंत्र अवस्था में। यानी स्वतंत्र अवस्था में हम व्यंजनों का क्या कर सकते हैं? लेखन कर सकते हैं। लेकिन साथियों याद रख लेना, उच्चारण इनका क्या नहीं किया जा सकता? उच्चारण इनका स्वतंत्र अवस्था में नहीं किया जा सकता। लेखन स्वतंत्र अवस्था में क्या जा सकता है? क्लियर? दूसरी बात, लेखन तो स्वतंत्र अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा उच्चारण क्या नहीं किया जा सकता? स्वतंत्र अवस्था में नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? स्वतंत्र अवस्था में नहीं किया जा सकता। वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं किया जा सकता, लेकिन लेखन जो है हम स्वतंत्र अवस्था में कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मैं एक व्यंजन ले रहा हूं आप लोगों के लिए, हाँ चलिए, ये क है। आपने देखा है क। अब जो क है, इसको क को मैंने जब लिखा, क्या कर लिया? ये लिख लिया हमने। ये तो हमारा पूरा क जो है ये दो चीजों से मिलकर, एक तो व्यंजन और एक स्वर होता है इसमें। जैसे क और ये अ, इसमें अ मौजूद होता है। क्या होता है मौजूद? अ मौजूद होता है। तो देखिए साथियों, हम क को तो लिख पाएंगे, लेकिन जब इसको क बोलोगे तो क के अंदर क्या आएगा? अ स्वर जो है वो मौजूद रहेगा। इसका मतलब इसको आप क्या नहीं बोल पाओगे?
उच्चारण नहीं कर पाओगे, ये क को आप उच्चारित नहीं कर सकते स्वतंत्र अवस्था में जब तक इसके अंदर स्वर मौजूद नहीं होता है। स्वर मौजूद हुआ, स्वर को मिलाया और आप क का क्या कर सकते हो, उच्चारण कर सकते हो। तो ये विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा कि क का उच्चारण अ अगर मिल गया अंदर तो इसका उच्चारण होगा, बाकी इसका उच्चारण नहीं होने वाला। और स्वतंत्र अवस्था में लिख जरूर सकते हैं, बिल्कुल लिखिए आप, इसके नीचे हलंत लगा दिया, क लिख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उच्चारण में इसको स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब चलते हैं हम लोग कि हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या होती है? व्यंजनों की संख्या। एक खाने के व्यंजनों की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है ना। खाने में व्यंजन चाहे जितने बना लो, कहते हैं ना 56 भोग भगवान के भी चढ़ते हैं। हमारे ईश्वर जो हैं द्वारकाधीश, उनके 56 भोग चढ़ते हैं, तो 56 भोगों का बात हो जाती है। 56 भोग तो उनके चढ़ते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे भोग हैं जो लोगों के यहाँ देवताओं में चढ़ते हैं। तो व्यंजनों में तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की बात हो रही है। देखिए व्यंजनों की संख्या, नेक्स्ट क्या है? व्यंजनों की, आपसे साथियों व्यंजनों की अगर संख्या पूछ ले कोई भी, तो व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है 33। व्यंजन कुल कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब बात आती है ये 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखना, ये 33 व्यंजन जो होते हैं साथियों, वो सबसे पहले होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये कितने होते हैं साथियों? ये होते हैं 25। कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन यानी स्पर्शी व्यंजन यानी जो स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। लेकिन पूछ ले मूल रूप से स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 16 ही होते हैं साथियों। मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा किस प्रकार से, क्योंकि मूल रूप से यानी तो सिर्फ स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ना कि दूसरा और कोई व्यंजन होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ व्यंजन है, जैसे 8 व्यंजन है जो क्या है, 9 व्यंजन है जो आपके स्पर्शी भी है और कुछ और भी हैं, तो उनको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। फिर इसके बाद में दूसरे और स्पर्शी व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, इसको कैसे बताओगे आप लोग? क से लेकर म तक के व्यंजन। कहां से कहां तक के? क से लेकर म तक के व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं साथियों। नेक्स्ट दूसरी बात आती है आपकी, स्पर्शी व्यंजन के बाद में दूसरा आता है आपका स्पर्शी अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। मेन बात है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। और अगर पूछ ले कि ये चारों कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। य, र, ल, व। बहुत सारे जनों को कमेंट्स आता है सर याद नहीं होते किस प्रकार से। तो एक आप लोगों ने एक हिंदी के अंदर सुना होगा, करत 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 अभ्यास के जड़मति होए त सुजान, रसरी आवत जावत रे सिल पर बनत निशान। यानी बार बार प्रयास करते रहिए, प्रयास से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आपकी हिंदी में ग्रामर पार्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, वो क्या होता जाएगा? आपका परफेक्ट होता जाएगा। तो बिल्कुल आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज नहीं मिलती। सफलता हमेशा अभ्यास मांगती है। सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है जो हमने थाली में रखी और खा लिया। सफलता मेहनत ये जो है ये वक्त मांगती है। तो बहुत सारे जनों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारी ये सारी चीजें क्या होगी? कंप्लीट होगी। और सभी से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी क्लास सभी साथियों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब, अच्छी लगे क्लास तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा साथियों। चलिए अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। दूसरी बात आती है अंतस्थ व्यंजनों के बाद में, ये तो साथियों 25 और 4 29 हुए हैं। अभी तो हमारे को 33 चाहिए, यानी हमारे कितने बाकी हैं? अभी 4 और बाकी हैं। अब बात आती है ये 4 व्यंजन कौन से होते हैं।
डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि 4 व्यंजन और कौन से होते हैं। तो 4 व्यंजन होते हैं साथियों हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। उष्म संघर्षी ये कितने होते हैं? 4 होते हैं साथियों। उष्म संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अब बात आती है उष्म संघर्षी क्या होता है? अरे साथियों, वे व्यंजन जब हमारे मुख्य विवर से जब बाहर निकलते हैं तो एक तो उष्मा के साथ में, किसके साथ में? उष्मा। उष्मा यानी हमारे मुख्य विवर की जो उष्मा है उसके साथ में, और एक अंदर से जब निकलते हैं तो संघर्ष के साथ में। कहते हैं ना, हम किसी न किसी छोटी सी जगह से निकलने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं? हम संघर्ष करते हैं उसके लिए। जब हमारे द्वारा उसका संघर्ष किया जाता है तो उसी प्रकार से इन उष्म संघर्षी व्यंजनों के द्वारा क्या किया जाता है? संघर्ष किया जाता है। और जब इनका संघर्ष होता है तो ये संघर्ष के साथ में बाहर आते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? उष्म संघर्षी व्यंजन। ये 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं तो देखना, च और स और ह। ये 4 व्यंजन होते हैं। च, स और ह। ये चारों ही व्यंजन। तो ये 33 तो हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए। लेकिन बहुत सारी जगह पूछ लिया जाता है साथियों कि एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया गया प्रश्न है, ये तो मूल व्यंजन है साथियों। आपसे पूछा जाएगा मूल व्यंजन कितने? मैंने मूल व्यंजन बताए, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी। बहुत सारी जगह किताबों में या कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है कि कुल व्यंजन कितने, क्योंकि व्यंजन ही बता रखे। कुल व्यंजन जो होते हैं साथियों, आपसे पूछ लें तो 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35 होते हैं। 33 तो हमने देख लिए। अब बात आती है ये 2 व्यंजन और कौन से होते हैं? तो बिल्कुल साथियों, 2 व्यंजनों के बारे में याद रखना विशेष रूप से। वो होते हैं और ये दोनों जो व्यंजन है। अब बहुत सारे जने कह रहे, सोच रहे होंगे कि सर जब क से म तक के बीच में भी तो ट, ठ, ड और ड, साथियों वो नॉर्मल वाले हैं जो आपके स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन इनके नीचे लगती है क्या? बिंदी। क्या लग रही है? इनके नीचे लग रही है बिंदी। इसलिए ये 2 व्यंजन और मिलते हैं और इससे मिलकर बनते हैं 35। हमारे कुल व्यंजनों की संख्या हो जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और सभी ने उत्तर जो दिया था उस समय, आंसर जो दिया था, हकीकत बोल रहा हूं साथियों, सभी ने 33 वाला आंसर दिया है। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि 35 कुल व्यंजन है, वो मूल व्यंजन है जो 33 है। आपकी किताबों में भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि किताबों में भी ये चीज नहीं बताई गई है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, जो व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो 35 होती है। चलिए, अब बात आती है हिंदी वर्णमाला के वर्णों के बारे में कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूं आप लोगों को, देखना। हिंदी वर्णमाला में किसमें? वर्णमाला में कुल वर्ण, और सेम लाइन यही याद रखना, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण। दोनों ही चीजें अलग है, दोनों ही चीजें विशेष रूप से अपना अपना स्थान रखती है। अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो ये तो होते हैं साथियों 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन पूछ ले कि मूल वर्ण कितने होते हैं, ये होते हैं 40। ये दोनों ही चीजें विशेष रूप से याद रखना आप लोग कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं और मूल वर्ण कितने होते हैं? 40। और बिल्कुल साथियों याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई आप एग्जाम दे रहे हो तो एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने अगर अच्छा कर लिया तो आपकी मार्किंग करवाएगा, ये मेरिट बनवाता है साथियों, हिंदी सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें पढ़ना कम पड़ता है और एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट आते ही आते हैं। दूसरे जीके के सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स के सब्जेक्ट ले लो, या कोई भी रीजनिंग वगैरह का सब्जेक्ट ले लो, अब अथा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब पता नहीं उसमें से आएगा क्या। अरे हिंदी है, हिंदी में आके आएगा क्या, यही तो आने वाला है। यूं तो है नहीं कि कुछ अब बात आती है संधि की, अगर बात करें या समास की बात करें, अरे कोई शब्द
नया आ सकता है, नियम तो वही लागू रहेगा। नियम अगर याद है तो क्या कर पाओगे, बिल्कुल आंसर कर पाओगे। बस हिंदी के अंदर तो सेम चीज है, वही है। बिल्कुल यही चीज आपको क्या करनी है, नोटिस रख याद रखनी है कि कंप्लीटली हमारा किस तरह से है, क्या है, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जानी। आया समझ में? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, 44। अब 44। अब बात आती है कि सर ये 44 कौन कौन से होते हैं, तो साथियों 33 तो ये हमारे, और 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो इसके साथ में 11 स्वर मिला दोगे 33 के साथ में तो क्या हो जाएंगे, मूल वर्ण। अब 33 तो ये हो गए, 11 मिला दिया आप लोगों ने, लेकिन अब बात आती है सर ये तो 44 हो गए, तो 52 वर्ण कौन से होंगे। अब 52 की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, 52 की। तो 52 में देखना 44 तो यहां तक हो चुके हैं क्योंकि स्वर मिल गए इनके अंदर। अब बात आती है 44 के बाद में दो, ये 45 और 46। 45 और 46 ये हो गए। फिर आप लोगों को आगे चलकर बताता हूं मैं लोग कि आपने एक नाम सुना होगा संयुक्त व्यंजन। चलो मैं पहले 52 का ही पूरा कंप्लीटली बता ही देता हूं। व्यंजन कितने होते हैं, 33। 52 की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, किसकी बात बता रहा हूं, 52 व्यंजनों की बात बता, 52 वर्णों की बात बता रहा हूं। 33 तो हो गए व्यंजन हमारे। फिर आते हैं स्वर। स्वर कितने हैं हमारे, 11 हमारे स्वर हो चुके हैं। 33 और 11 44 हो चुके हैं। अब बात आती है दो, मैंने अभी आपको बताया कि दो उनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो कहा जाता है साथियों वो कहा जाता है उत्सित। इनको ही जो कहा जाता है ताड़नजात। इनको ही कहा जाता है द्विगुण। क्या कहा जाता है, द्विगुण। ये एक का ही नाम है साथियों, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। उत्सित, ताड़नजात, द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बिल्कुल ज और ज, ये दोनों ही क्या होते हैं, उत्सित, ताड़नजात, द्विगुण वाले व्यंजन होते हैं। तो 33 और 11 44 और 2 45 और 46। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, अब बात आती है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, तो आप सभी ने सुना होगा कि दो व्यंजनों के साथ में या तीन व्यंजनों के साथ में किसी के भी साथ में मिलकर बन सकते हैं, यानी दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन, यानी व्यंजन व्यंजन मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, तो एक तो देखा होगा आपने क्षत्रिय का श, त्रिशूल का त्र, और ज्ञानी का य, और श्रृंगार का श्र। श्रृंगार का श्र जो होता है, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, देखना च, त्र, य और त्र। अभी ये चारों ही किस प्रकार से बनते हैं, ये आपके पूरी संधि में भी काम आने वाले हैं कि संधि के अंदर भी यहां से पूछा जाएगा। बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा कि संधि के अंदर भी यहां से बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। तो श जो बनता है वो कौन से व्यंजनों से मिलकर बनता है साथियों, तो ये बनता है क प्लस से मिलकर बनता है, क प्लस श से मिलकर, और श के अंदर अ तो स्वर मौजूद होता ही होता है। दूसरी बात त्र, त प्लस र से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, त प्लस र से मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। फिर आता है य, ये बनता है ज प्लस य, ज प्लस य से मिलकर बनता है। ये हलंत वाले ही होंगे साथियों, पहले पहले जो होंगे व्यंजन वो हलंत वाले हैं। तो ज प्लस य से मिलकर क्या बनता है, ज्ञानी। और श्र जो बनता है वो बनता है श्र, श प्लस र से मिलकर बनता है। तो ये चारों ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो हमारे, तो कितने हो गए, 11, 33, 11, 44, 45, 46 और 4
50। अब बात आती है दो, और दो तो सभी जने जानते हैं कि दो कौन से होते हैं, लेकिन सब जनों को ये पता है कि नहीं सर वो तो स्वरों में आते होंगे या किसी में आते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, और उनको कहा जाता है अयोगवाह ध्वनि। क्या कहते हैं उनको? अयोगवाह ध्वनि। और ये होती है दो, देखा भी होगा आपने, अहम और अह। ये अयोगवाह ध्वनि कहलाती हैं, और इनको बहुत सारे जने क्या कर देते हैं, ये स्वरों के अंदर लेके चले जाते हैं। साथियों ये स्वर नहीं होते, ये जब होते हैं तो इसको तो विसर्ग कहा जाता है, और इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तो अनुस्वार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। और ये दो और जोड़ने के बाद में हमारे जो कुल व्यंजन हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। तो आप सभी को ये चीज समझ में आई कि कुल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, ये सभी चीजें हमने क्या कर ली, देख ली साथियों। अब चलते हैं हम लोग आगे कि अब इन व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होगा, इन व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए अब करते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया। कितनी प्रकार से? व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ साथियों आप लोगों को, बहुत सारी जगह एग्जामों में पूछी जा सकती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई, इन एग्जामों में पूछी गई है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण। और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। के आधार पर? प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से। अब बात आती है कि जो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण होता है ये कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार। कितने प्रकार है साथियों? 8 प्रकार। अब पूछ ले प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का है? ये 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? अब 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर हैं वो 8 प्रकार का होता है। तो ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी विशेष रूप से याद रख लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है साथियों एग्जाम में। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से 8 प्रकार में देखना, स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं उनको। फिर आता है उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी व्यंजन, जो उष्मा के साथ में, संघर्ष के साथ में बाहर निकलते हैं उन्हें उष्म संघर्षी कहा जाता है। फिर आता है नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन जब उत्पन्न होते हैं यानी स्वरों बाहर मुख विवर से बाहर निकलते हैं तो नासिका जो होती है उस नासिका के अंदर क्या होता है? उनका उच्चारण होता है।
नेक्स्ट पांचवा हमारा उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन जिनको उत्सिप्त, ताड़नजात, द्विगुण इन नामों से जाना जाता है। तो उत्सिप्त व्यंजन मैंने पहले ही बता चुका हूं, उत्सिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है। 5 के बाद में छठा उत्सिप्त हो गए। फिर आपके अगला जो आता है आपका वो आता है प्रकंपित या कंपन जात, ठीक है ना। तो प्रकंपित व्यंजन, कौन सा व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, जिस व्यंजन को उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर के अंदर क्या हो जाए, प्रकंप मच जाए। कहते हैं ना कि मुख विवर में बोलते समय ऐसा गुंज उत्पन्न हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा हो, वैसा अगर हो जाए तो प्रकंपित व्यंजन। इसके बाद में आता है आपका सातवां आपका पार्श्विक व्यंजन। क्या आता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व यानी जीवा जो होती है वो जीवा गोल हो जाती है और दोनों उसके दोनों साइड से पार्श्व से क्या निकलती है, हवा बाहर निकलती है। वैसे व्यंजन यानी उन उच्चारणों में तो वो एक ही व्यंजन है साथियों, वो ल है। प्रकंपित व्यंजन र है। बिल्कुल इनका मैं आप लोगों को अभी आगे चलकर सारी चीजें बताऊंगा। और लास्ट अंतिम होता है आठवां हमारा संघर्षहीन। 8 प्रकार के क्या होते हैं हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन होते हैं। जो हमने यहाँ पर व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत व्यंजनों का वर्गीकरण किया, 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया, उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 8 प्रकार बताए, प्रयत्न के आधार पर हमने आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न बताया। अब बात आती है 8 प्रकार, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, उष्म संघर्षी, नासिक व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन आदि नामों से हमने यहाँ पर बताया था। साथियों ये था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बात आती है जो उच्चारण स्थान के आधार पर थे, उन उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से हैं। साथियों थोड़ा सा डिसमिस हो गया, ये एक्चुअली उच्चारण स्थान के आधार पर ये भी 8 प्रकार के हैं, लेकिन इनको यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न में करना, किसमें करना, आभ्यंतर प्रयत्न में। ये आभ्यंतर प्रयत्न के भाग है, सॉरी थोड़ा सा वो क्या उच्चारण स्थान के आधार पर बोल दिया मैंने, ये आभ्यंतर प्रयत्न के बाद है। किसमें, आभ्यंतर। इसमें तो उच्चारण स्थान यानी उनका उच्चारण कहां कहां से होता है वो आप लोगों को मैं अब बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें देख लेना आभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके आधार पर 8 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, उष्म संघर्षी, नासिक के व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। अब यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वो व्यंजन कौन कौन से, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। इसमें देखना आप लोग उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण हमारे कौन कौन से मुख का जो भाग है उनमें कहां कहां से उनका उच्चारण होता है। सिर्फ साथियों मुख के भाग से ही बात आएगी, मुख यानी मुख और नासिका के बारे में ही बात आएगी, न कि हमारे दूसरे अंगों से, क्योंकि स्वरों का उच्चारण और कहीं से नहीं होता है, सिर्फ मुख विवर से ही होता है। कोई यूं मत कह देना सर हमारे सिर से भी क्या स्वरों का या इनका उच्चारण होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि मुख से ही बोले जाएंगे। कोई भी व्यंजन अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां पर कंठ, दूसरा आता है हमारा तालव्य, कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, मूर्धा ध्वनि वाले मूर्धन्य व्यंजन। चौथा आता है आपका दंत्य, दंत्य व्यंजन। पांचवा आता है आपका ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। छठा आपका दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर बनते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। कौन से व्यंजन, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन। सातवां आपका कंठ और तालव्य दोनों मिलकर कंठ तालव्य व्यंजन, कंठ तालु, क्या याद रखोगे, कंठ तालु व्यंजन।
और आठवां आपका यहां पर क्या होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर जब बोला जाएगा तो वो कहलाएगा कंठोष्ठ व्यंजन। कौन सा? कंठोष्ठ। ये 8 प्रकार के। अब बात आती है 5, तो ये हमारे यहां से कटेंगे क्योंकि ये वाले जो व्यंजन होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं साथियों? तो देखना, ये होते हैं हमारे वर्ग वाले, क ट ट ट प। यानी पांचों ही वर्ग वाले व्यंजन जो होते हैं हमारे, वर्गों वाले व्यंजन कचट तप जो होते हैं उनके बारे में। तो कहते हैं ना कि पुराने समय में ऋषि मुनि क्या करते थे? तप करते थे। तो हमें भी यहाँ पर हिंदी में एक तप करना है और उस तप का नाम है कचट तप। क वर्ग तो क क ग ग और अंग, च च ज ज य, ठ ठ ग ड और न, ट ठ ग ड और न, प फ ब भ और म। ये तो हो गए हमारे कौन से व्यंजन? हमारे स्पर्शी व्यंजन, जिसमें वर्ग वाले व्यंजन बताए थे 25 व्यंजन, वो यहां पर स्पर्शी व्यंजन हो चुके हैं साथियों, वर्ग वाले व्यंजन हो गए। इसके बाद में हमारे अगला जो आता है वो आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बताए थे मैंने आपको, य र ल व, ये चारों। तो य का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। क्या होता है साथियों? तालव्य। याद रख लीजिएगा बिल्कुल, तालव्य व्यंजन। य का तालव्य से यानी तालुका के द्वारा, मूर्धन्य से य र, र जो होता है वो मूर्धन्य ध्वनि, यानी अपने मुख के अंदर आपने देखा होगा एक मांस का टुकड़ा उल्टा लटका हुआ है। बहुत सारे जने सोचते हैं सर कि ये फालतू में लटका हुआ है, एक काम करते हैं गले में से इसको काट देते हैं। काट मत देना, नहीं तो ऊपर चले जाओगे। कोई ना कोई शरीर के अंदर अगर ईश्वर ने कोई चीज दी है हमें, तो वो किसी न किसी काम के लिए दिए, तो बिल्कुल उसी के द्वारा जब उच्चारण होता है तो वहां से टकराते हुए जब बाहर आता है तो उसको मूर्धा ध्वनि कहा जाता है, मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। तो र का उच्चारण जो होता है वो मूर्धन्य से होता है। फिर आता है दंत्य। दंत्य से क्या आता है? य र ल। ल का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? दंत्य का, दंत्य से। और य र ल और लष्ट बचा है व का उच्चारण ओष्ठ से ना होकर उसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ से होता है, दंतोष्ठ से उसका उच्चारण होता है साथियों, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। फिर आती है हमारी, मैंने बताया था आप लोगों को उष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से संघर्ष व्यंजन बताए मैंने? उष्म संघर्षी व्यंजन, जो उष्मा के साथ में, संघर्ष के साथ में क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं साथियों, बिल्कुल उष्मा के साथ में, संघर्ष के साथ में जब बाहर निकलते हैं तो वो उष्म संघर्षी कहलाते हैं। और उसमें थोड़ा सा नीचे वाले को सबसे ऊपर करना है, और नीचे वाला कंठ इसमें से जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका ह। कौन सा बोला जाता है? ह। और उसके बाद में तालव्य से च, मूर्धन्य से च और दंत से स, ये बोले जाते हैं। ये हो गया आपके उष्म संघर्षी व्यंजन, जो यहां पर इनको देखा हमने। फिर आती है हमारी स्वर। जितने भी हमारे 11 स्वर है उनका उच्चारण कहां से होता है, उनके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो अब बात आती है स्वर। स्वरों का जो उच्चारण है कंठ से जो बोले जाते हैं वो अ और आ बोले जाते हैं। कौन से? अ और आ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से आता है साथियों। कहां से आता है? कंठ से आता है। फिर तालव्य से छोटी ई बड़ी ई आता है साथियों, बिल्कुल छोटी ई और बड़ी ई तालव्य से आता है। मूर्धा ध्वनि वापस जिसमें र का र मौजूद हो, और वो होता है हमारा री। री जो होता है वो मूर्धा ध्वनि है। फिर दंत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि दंत को बंद कर लोगे तो आप स्वरों का उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल दंत के बाद में ओष्ठ आता है, और ओष्ठ से जो होता है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। दंतोष्ठ से साथियों कुछ नहीं होता है। फिर आता है कंठ तालु, और कंठ तालु से जो होता है वो होता है अय और आय। और लस्ट में कंठोष्ठ से जो होता है स्वरों में वो होता है अव और आव, अव और आव।
ये होता है यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर बताए मैंने वो इस प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते थे वापस देख लीजिए। कंठ क ख ग यानी जितने भी होते हैं क ख ग ग अंग ये सारे ही क्या हो कंठ हैं। वापस इधर ह कंठ हैं और आ कंठ हैं। दूसरा तालव्य च छ ज ज या ये य श छोटी बड़ी ये सारे क्या होते हैं तालव्य होते हैं। फिर आते हैं मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण र श और री ये सारे क्या होते हैं मूर्धा ध्वनि होती है। मूर्धा यानी जिसमें गुंज उत्पन्न होती है अंदर स्वर विवर के अंदर गुंज हो जाए। और जो हमारा बीच में जिसको हम गाँवों की लैंग्वेज में कागला बोलते हैं। क्या कहते हैं कागला। जब हमारा कभी गला वाला दर्द करता है तो कहते हैं कागला नीचे पड़ गया। साथियों कागला नीचे नहीं वो थोड़ा सा क्या होता है उसकी जगह मतलब वो थोड़ा खींच जाता है खिंचाव आ जाता है उसके अंदर उस वजह से। बाकी कागला जिस दिन नीचे पड़ जाएगा आप स्वर तंत्र के अंदर स्वरों का उच्चारण करना बंद हो जाओगे। कौन से स्वरों का अगर कहते कि किसी व्यक्ति का जो वो अगर वो कागला जिसको हम बोलते हैं उसको अगर काट दिया जाए तो कौन से नहीं बोला जाएगा तो ये मूर्धन्य व्यंजन नहीं बोले जाएंगे। सारी ही नहीं बोले जाएंगे। अगर किसी के दांत तोड़ दिए जाए तो क्या नहीं बोले जाएंगे त वर्ग पूरा नहीं बोला जाएगा। ल और स नहीं बोल पाएगा। नहीं हो तो ट्राई करके देख लेना। कोई ट्राई करना मत साथियों नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल दांत वात भगवान ने जो भी दिया है ना बहुत अच्छा दिया है। बहुत सारे जनों को होता है कि नहीं मैं काला हूँ मैं गोरा हूँ मेरे दांत नहीं है मेरे जीवा नहीं है। साथियों ईश्वर ने जो आपको दिया है वो परिपूर्ण दिया है। क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी पूर्ति होती ही नहीं है। क्योंकि इंसान तो कहते हैं ना कि जितना मिले उतना कम है। अगर आपके पास में आज अगर 5 करोड़ रुपए आ जाए और आपको इच्छा है कि आज मेरे पास में 5 करोड़ रुपए हो तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही आपके पास में 5 करोड़ आएंगे आपकी इच्छा बदल जाएगी। नहीं यार मेरे पास में तो 50 करोड़ होने चाहिए। तो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। आज अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए अच्छा पति मिल जाए तो आपकी इच्छा होगी यार ये तो मिल ही गया मुझे कुछ अच्छा वाला मिलना था। मुझे तो आज एक एक्टर मिलना था हीरो मिलना था। अगर वो भी मिल जाए ना आप लोगों को तब भी संतुष्टि नहीं होगी। तो जीवन है साथियों सबसे बड़ी बात होती है जीवन की कि व्यक्ति को वैसा का वैसा ही रहना पड़ता है। क्लियर ये था इसके बारे में। फिर ओष्ठ से वर्ग पूरा बोला जाएगा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। दंतोष्ठ से व कब बोला जाएगा। कंठ तालु से अय और आय स्वर बोले जाएंगे। कंठोष्ठ से हमारे अव और आव बोले जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद में मैंने नासिक के व्यंजन आप लोगों को सभी को बता ही चुका था कि सभी वर्गों का क्या होता है पांचवा वर्ण होता है। क्या होता है नासिक के व्यंजन आपसे पूछ ले तो सभी वर्गों का पांचवा वर्ण ये अलग से है। ठीक है साथियों नासिक्य व्यंजन नासिक्य व्यंजन सभी वर्गों का कैसे ये जितने भी होते हैं पांचों ही ये नासिका के द्वारा भी बोले जाते हैं। इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो सभी वर्गों का पांचवा वर्ण सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिक्य व्यंजन होता है। कौन कौन से अंग ण म और ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है वत्सर्य व्यंजन यानी जिसमें इसकी मसूड़ों की सहायता पड़ती है। वत्सर्य यानी मसूड़ों के द्वारा किसके द्वारा। अब बहुत सारे जन कह रहे हैं कि सर मसूड़ों के द्वारा कौन से व्यंजन बोले जाते हैं मसूड़ों के द्वारा थोड़ी बोले जाते। बिल्कुल साथियों जिसमें मसूड़ों का भी क्या होता है सहयोग होता है। तो मसूड़ों के द्वारा वत्सर्य को क्या कहा जाता है मसूड़ों के द्वारा। तो इसमें याद रख लेना इसमें 5 है न ल स र ये जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं वत्सल्य होते हैं। और लास्ट आपका काकल्य ध्वनि क्या होती है काकल्य या इसी को कहा जाता है अली जिह्वा। पटवारी के अंदर वीडियो के अंदर बहुत बार पूछा गया है काकल्य ध्वनि वाला व्यंजन कौन सा है या काकल्य व्यंजन कौन सा है या अली जिह्वा व्यंजन कौन सा है। तो एक ही मात्र व्यंजन है और वो है हमारा ह व्यंजन जो है वो काकल्य भी है वह हमारा अली जिह्वा भी है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हो चुका है साथियों। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर विशेष रूप से मुख्य रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण देखा जिसमें हमने कौन से
सबसे पहले वाले हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन देखे थे। कल हम जो पढ़ेंगे वो प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, जिसके अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत मैंने आपको 8 प्रकार के बताएं। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हम आपको 2 प्रकार के देखेंगे। बाह्य प्रयत्न में अल्प प्राण, महाप्राण, फिर आगा तंत्रियों के अनुसार, तंत्रों के अनुसार कौन से होते हैं उनके अनुसार देखेंगे हम लोग। तो किस प्रकार से, सारी प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो आप सभी को आज की क्लास हमारी कैसी लगी ये कमेंट्स करके बताइएगा साथियों, और अपने सभी साथियों तक आज हमारी इस क्लास को क्या कीजिएगा,